अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक और पोइम जिसका नाम है लंदन 1802 और बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसका नाम रख दिया था टू मिल्टन। तो इसका अनदर नाम क्या है? टू मिल्टन। और ये मिल्टन को ही डेडिकेट है। ये एक सोनेट है और पेटार्कन सोनेट है जो कि ऑक्टेव और सस्टेट में लिखा गया है। ठीक है, आइम्बिक पेंटामीटर का इसमें यूज हुआ है। 1802 में इस सोनेट को लिखा गया था। ठीक है, और पब्लिश हुआ था पोइम्स इन टू वॉल्यूम 1807 में। मैंने सारी कहानी बता दी, तो चलो अब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है? हु इज द पोइट ऑफ लंदन 1802? तो विलियम वर्ड्सवर्थ। एक चीज और है, मेरी हर वीडियो में पहले एमसीक्यूज और इसके बाद उसके वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स हैं। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यूज नहीं, दो चीजें हर वीडियो में मिलेंगी। थंबनेल पे भले ही एमसीक्यूज लिखा हो, लेकिन एमसीक्यूज और वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट दोनों रहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, हु इज द पोइट ऑफ लंदन 1802? विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लेटर टाइटल ऑफ द पोएम लंदन 1802? मैंने क्या बताया था कि लंदन 1802 कविता का बाद का शीर्षक क्या है? तो टू मिल्टन है। यानी कि बाद में जो लंदन 1802 है उसको बाद में क्या नाम दे दिया जाता है? टू मिल्टन करके। अगला, इन विच ईयर द पोएम वाज कंपोज्ड? ये कौन सी साल इस कविता की रचना की गई? तो 1802 में इसको कंपोज किया गया। और इन विच कलेक्शन वाज इट पब्लिश्ड? और ये कौन से कलेक्शन में आई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के? तो पोएम्स इन टू वॉल्यूम 1807 में इसको पब्लिश कराया गया। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज लंदन 1802? ये जो लंदन 1802 है वो किस तरीके की, किस प्रकार की कविता है? तो ये जो है वो एक सोनेट है, ध्यान बनाए रखना, बल्कि पेटार्कन सोनेट कह सकते हो। ठीक है, क्या है? पेटार्कन सोनेट है जो कि ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड होता है। बेस सोनेट फॉर्म इज यूज्ड इन दी पोएम, क्योंकि कई शेक्सपियरियन सोनेट होता है। ठीक है, पेटार्कन सोनेट होता है, मिल्टॉनिक सोनेट होता है, इंग्लिश सोनेट होता है। तो इस तरीके से कौन किस प्रकार का ये सोनेट है, किस तरीके के सोनेट का यूज किया गया है? तो पेटार्कन सोनेट, ध्यान बनाए रखना। और पेटार्कन सोनेट जो डिवाइड होता है वो ऑक्टेव और सस्टेट में होता है। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं और सस्टेट में 6 लाइनें होती हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द ऑक्टेव? हमने कहा 8 लाइनें होती हैं, तो अब्बा अब्बा, ए बी बी ए, फिर ए बी बी ए। ठीक है, ये किसकी है? ऑक्टेव की राइम स्कीम है। अच्छा, जो सस्टेट की राइम स्कीम होती है वो बदलती रहती है, कहीं सी डी ई होती है। ठीक है, तो लेकिन इस वाले की जो राइम स्कीम है वो सी डी, फिर डी ई, फिर सी ई, इस तरीके से राइम स्कीम है, यानी कि सी डबल डी ई सी ई। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। और वैसे ज्यादातर आपको ट्रेडिशनल रूप में जो सस्टेट की राइम स्कीम मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? बी वाली, सी डी ई सी डी ई। ठीक है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं? लंदन 1802। तो लंदन 1802 में जो राइम स्कीम है वो कौन सी है? सी ऑप्शन। ठीक, अगला, विच मीटर इज यूज्ड इन द पोएम? इस पोएम के अंदर किस तरीके के मीटर का इस्तेमाल किया गया है? तो आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टू होम द पोएम इज द पोएम एड्रेस्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो पोएम है वो किसको एड्रेस की गई है? तो जॉन मिल्टन के लिए इस पोएम को। 11 नंबर पे अगर हम बात करते हैं, व्हाट डज मिल्टन सिंबलाइज इन द पोएम? मिल्टन, सॉरी, कविता में मिल्टन किसका प्रतीक है? तो कविता में मिल्टन जो है वो लॉफ्टी आइडियल्स का, लॉफ्टी आइडियल्स, लॉफ्टी उच्च आदर्श का प्रतीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला 12 नंबर का देखो, बोला गया, व्हाट डज विलियम वर्ड्सवर्थ फील अबाउट मिल्टन? मिल्टन के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ कैसा महसूस करते हैं? तो ही शुड बी अलाइव इन दिस टाइम, यानी कि उसे इस समय जीवित होना चाहिए, वो ऐसा महसूस करते हैं। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैज बीन लॉस्ट इन पीपल अकॉर्डिंग टू द पोएट? कवि के अनुसार लोगों में क्या खो गया है? तो कवि के अनुसार लोगों में क्या खो गया है? इनवर्ड हैप्पीनेस जो है वो खो गई है। इनवर्ड हैप्पीनेस का मतलब आंतरिक खुशी। तो बातें समझ आ गई होंगी। कवि के अनुसार लोगों में आंतरिक खुशी जो है वो बिल्कुल भी नहीं रही, खो गई है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 14 नंबर पे बात करें तो विच क्वालिटीज आर मिसिंग इन द पोएम? लोगों में किन गुणों की कमी है? तो लोगों के अंदर फ्रीडम और वर्चू की कमी दिखाई गई है, सी ऑप्शन हो जाएगा।
स्वतंत्रता और सदाचार। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है व्हाट रिमेन्स इन पीपल, यानी कि लोगों में क्या बचा है। तो लोगों में सेल्फिशनेस अभी भी सेल्फिशनेस का मतलब होता है स्वार्थ, यानी कि स्वार्थपन की भावना अभी भी रह गई है। इंग्लैंड इज कंपेयर टू, इंग्लैंड की तुलना किससे की गई है, तो इंग्लैंड की तुलना एक दलदली जमीन होती है, ठीक है, या ठहरा हुआ पानी का दलदल ऐसे कह सकते हो, स्टैग्नेंट वाटर होता है, उससे की गई है। अ मार्सी लैंड फैन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द पोएट वांट मिल्टन टू डू, कवि मिल्टन से क्या करवाना चाहते हैं, तो वो रिफॉर्म द पीपल, यानी कि लोगों में सुधार लाना चाहते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन से कहते हैं कि अगर आप यहां पर होते तो लोगों में सुधार होता। 18 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटी कैन मिल्टन गिव टू पीपल, मिल्टन लोगों को कौन से गुण दे सकते हैं। तो देखो अगर मिल्टन यहाँ पर जीवित होते तो लोगों को वो कौन कौन सी क्वालिटीज दे सकते थे, जैसे वो उनको मैनर सिखा सकते थे, वर्चू सिखा सकते थे, फ्रीडम एंड पावर, शिष्टाचार, सदाचार, स्वतंत्रता, शक्ति, ये सभी क्वालिटीज जो हैं वो मिल्टन लोगों को दे सकते थे, ऐसा मानना था विलियम वर्ड्सवर्थ का। अगला मिल्टन सोल इज कंपेयर टू, मिल्टन की सोल किससे कंपेयर की गई है, तो अ स्टार, एक स्टार से, एक तारे से इस उनकी तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन है हाउ इज मिल्टन्स वॉइस डिस्क्राइब, मिल्टन की आवाज का वर्णन कैसे किया गया है, तो आवाज का वर्णन पावरफुल लाइक अ ट्रम्पेट, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। एक ट्रम्पेट एक तरीके का बजाने वाला होता है, तो ट्रम्पेट की तरह शक्तिशाली। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है व्हाट डज द पोएट फाइनली कंक्लूड, यानी कि अंत, जो कवि होता है वो अंत में क्या निष्कर्ष निकालता है, तो मिल्टन शुड रिटर्न टू अपलिफ्ट सोसाइटी, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अपलिफ्ट सोसाइटी का मतलब होता है समाज को ऊपर उठाने के लिए मिल्टन को वापस आना चाहिए, मिल्टन शुड रिटर्न। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोइम, इस कविता का मुख्य विषय क्या है, तो इस कविता का मुख्य विषय है मोरल डेक्लाइन एंड नीड फॉर रिफॉर्म, नैतिक पतन और सुधार की आवश्यकता। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, अगर हम 23 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं द पोइम इज अ ट्रिब्यूट टू, ये कविता किसे समर्पित है, तो जॉन मिल्टन को ये कविता जो है वो समर्पित है। अगला बोला गया है द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का ओरिजिनल टाइटल क्या है, तो टू लंदन 1802, और बाद में इसे क्या कर दिया जाता है जब ये जॉन मिल्टन के लिए डेडिकेट होती है तो टू मिल्टन हो जाता है इसका। ठीक है, तो दोनों टाइटल ध्यान बनाए रखना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एमसीक्यूज को। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं हम। सबसे पहला वन लाइनर एमसीक्यूज क्या है, देखो लंदन 1802 इज अ सोनेट, बल्कि एक पेटार्कन सोनेट है, किसके द्वारा लिखा गया, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। अगला दूसरा पॉइंट है द पोएम वाज कंपोज्ड इन 1802, ये जो पोएम है वो 1802 में लिखी गई, लेकिन इसको पब्लिश कराया गया था पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स 1807 में। जब विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएट्रिक कलेक्शन आता है पोएम्स इन टू वॉल्यूम करके 1807 में, उसमें इस पोएम को पब्लिश कराया गया। अगला द पोएम इज रिटन इन पेटार्कन सोनेट फॉर्म, पेटार्कन सोनेट फॉर्म में इसको लिखा गया है। और पेटार्कन सोनेट क्या है, वो ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड होता है। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं और सेस्टेट में 6 लाइनें होती हैं। इसमें इस पोएम के अंदर आइम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है। अच्छा, ये पोएम भी ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड है, तो जो ऑक्टेव है उसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी बी ए, फिर ए बी फिर बी ए। इसके बाद सेस्टेट की राइम स्कीम थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती है, सी डबल डी ई सी ई, इस तरीके से। अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, द पोएम इज एड्रेस टू जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम जॉन मिल्टन के लिए एड्रेस की है। वर्ड्सवर्थ इन्वोक्स मिल्टन एज अ सिंबल ऑफ लॉफ्टी आइडियल्स, जो मिल्टन होते हैं वो इन्वोक करते हैं, सॉरी विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो इन्वोक्स करते हैं, मतलब ये है विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन को उच्च आदर्शों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 10 नंबर का पॉइंट, द पोएट विशेस मिल्टन वर अलाइव एट दिस टाइम, कवि चाहता है कि मिल्टन
उसके समय में जीवित होते। पीपल हैव लॉस्ट इनवर्ड हैप्पीनेस, लोगों ने इनवर्ड हैप्पीनेस आंतरिक खुशी खो दी है। 12 नंबर का पॉइंट, लव लव ऑफ फ्रीडम एंड वर्च्यू है डिसअपियर्ड, बोला गया है कि स्वतंत्रता और सद्गुण यानी कि वर्च्यू, प्यार, ये सब लोगों के प्रति जो प्रेम था वो सब समाप्त हो गया। हम सीधे शब्दों में कहें, स्वतंत्रता और सद्गुण के प्रति प्रेम जो है वो समाप्त हो गया। 13 नंबर का, सेल्फिशनेस डोमिनेट सोसाइटी, समाज में स्वार्थ का प्रभुत्व हो गया है। सेल्फिशनेस हर जगह, सेल्फिशनेस सेल्फिशनेस ही व्याप्त है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, इंग्लैंड की तुलना एक ठहरे हुए दलदल यानी कि स्टैग्नेंट वाटर यानी कि मार्स या फैन से की गई है। इंग्लैंड इज कंपेयर टू अ स्टैग्नेंट फैन, ठहरा हुआ पानी नहीं होता, सड़ा हुआ दलदल। अगला, द पोइट अपील्स टू मिल्टन टू रिफॉर्म सोसाइटी, बोला गया है कवि विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन से समाज को सुधारने की अपील करते हैं। 16 नंबर का पॉइंट है, मिल्टन कैन रिस्टोर मैनर वर्च्यू फ्रीडम एंड पावर, मिल्टन शिष्टाचार, सद्गुण, स्वतंत्रता और शक्ति को पुनः स्थापित कर सकते हैं। 17 नंबर का है, मिल्टन सोल इज कंपेयर टू अ स्टार, मिल्टन की आत्मा की तुलना एक तारे से की गई है। 18 नंबर का पॉइंट है, मिल्टन इज डिस्क्राइब एज यूनिक एंड अनक्वेरल्ड, मिल्टन को अद्वितीय, यूनिक और अतुलनीय, इनइक्वल्ड, माफ करना अनइक्वल्ड लिखा है। अनइक्वल्ड का मतलब होता है जिससे किसी की तुलना ना की जा सके, तो मिल्टन को यूनिक और अनइक्वल्ड बताया गया है। अगला 19 नंबर का, हिज वॉइस इज एज पावरफुल एज ट्रम्पेट, उसकी आवाज एकदम ट्रम्पेट के समान पावरफुल है, शक्तिशाली है। 20 नंबर पे, द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू मिल्टन, यह कविता मिल्टन के प्रति एक श्रद्धांजलि यानी कि ट्रिब्यूट है। अगला क्या है इसमें, अगला बताया गया है द ओरिजिनल टाइटल, इसका ओरिजिनल टाइटल लंदन 1802 है, और इसके बाद लेटर विलियम वर्ड्सवर्थ रीनेम्ड इट टू मिल्टन। तो समझ आ गया होगा, इस कविता का मूल शीर्षक टू लंदन 1802 लिखा गया, लेकिन बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसका नाम बदल करके टू मिल्टन रख दिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगली पोइम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोइम जिसका नाम है डैफोडिल्स। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड इज आल्सो नोन एज, इसको किस नाम से जाना जाता है? डैफोडिल्स। तो कहीं पर भी अगर डैफोडिल्स लिखा हो तो इसका मतलब है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड की बात हो रही है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को कब लिखा है? तो 1802 में इसको लिखा है। इसके बाद दी पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, सबसे पहली बार ये पोएम कब पब्लिश हुई थी? तो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। हमने तुम्हें बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएट्री कलेक्शन आया था 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम करके, उसी में डैफोडिल्स को पब्लिश कराया गया। अगला, व्हाट इंस्पायर्ड द पोएम, चौथे नंबर का पॉइंट है हमारा, बोला गया है कि यह कविता, इस कविता की प्रेरणा क्या थी? ये कविता किससे ज्यादा? तो डैफोडिल्स के साथ एक वास्तविक अनुभव है ना, एन एक्चुअल एक्सपीरियंस विद डैफोडिल्स, क्योंकि एक बार ये घूमने गए थे तो वहां पर इन्होंने बहुत सारे डैफोडिल्स के फूलों को देखा था, तो वही एक वास्तविक अनुभव था, और उसी अनुभव से उन्होंने इस पोएम की रचना की। 5वें नंबर का, हु अकम्पनीड वर्ड्सवर्थ ड्यूरिंग द डैफोडिल्स एक्सपीरियंस, बोला गया है कि डैफोडिल्स देखने के अनुभव के दौरान जब ये देख रहे थे तो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ और कौन था? तो उनकी बहन द्रोथी थी, ये दोनों लोग थे, तो हिज सिस्टर द्रोथी। कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम, इस पोएम में टोटल कितनी लाइनें हैं? तो इसमें 24 लाइनें हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, ईच स्टेंजा इन द पोएम हैज लाइन्स, यानी कि प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? तो 6 लाइनों का प्रत्येक स्टेंजा है, ध्यान बनाए रखना। अगला, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है? तो ए बी डबल सी, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ध्यान बनाए रखिए। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू,
ये जो पोइट है, कवि है, वो अपने आप की तुलना किससे करता है? अ क्लाउड, बादलों से करता है। अगला, वेयर डिड द पोइट सी द डैफोडिल्स? ये जो कवि होता है वो डैफोडिल्स को कहां देखता है, यानी कि कवि ने डैफोडिल्स कहां देखे? तो उल्स वाटर झील के किनारे, बाय द साइड ऑफ उल्स वाटर लेक। बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, द डैफोडिल्स कंपेयर टू, बोला गया डैफोडिल्स की तुलना किससे की गई है? तो आकाश गंगा के तारों से, यानी कि स्टार्स इन द मिल्की वे। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वर डांसिंग बिसाइड द डैफोडिल्स? डैफोडिल्स के पास, व्हाट वर डांसिंग बिसाइड द डैफोडिल्स, तो जो डैफोडिल्स के फूल थे उनके पास कौन नाच रहा था? तो बेब्स, बेब्स का मतलब होता है लहरें भी डांस कर रही थी। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट डू आफ्टर सीइंग द डैफोडिल्स? डैफोडिल्स को देखने के बाद कवि क्या करता है? उनकी याद को सहज लेता है, यानी कि प्रिजर्व्स द मेमोरी, उनकी यादों को अपने दिमाग में सेट कर लेता है। अगला, व्हाट डज द पोइट रिकॉल द डैफोडिल्स? बोला गया है कवि को डैफोडिल्स की याद कब आती है? जब वह खाली और उदास मन में होता है, यानी कि व्हेन ही इज इन वैकेंट और पेंसिव मूड, जब वो खाली और उदास मन में होता है तब उसे डैफोडिल्स की याद आती है। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट रिकॉल्स द सीन? बोला गया है कि जब कवि को वह दृश्य याद आता है तो क्या होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, उसका दिल खुशी से भर जाता है। हिज हार्ट फिल्स विद प्लेजर। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं उनको भी। अब इसके एग्जाम की पॉइंट्स क्या हैं? पहला है, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड इज ऑल्सो नोन एज, इसको जाना जाता है डैफोडिल्स के रूप में। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड को ही डैफोडिल्स कहा जाता है। दूसरा, द पोइम वाज कंपोज्ड इन इट, पोइम कब कंपोज की गई? 1802 में। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807, और ये सबसे पहली बार जो है पब्लिश हुई थी इन पोएम्स इन टू वॉल्यूम में, इसको सबसे पहली बार जो है वो पब्लिश कराया गया था। और चौथे नंबर का पॉइंट है हमारा, द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय एन एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑन 15 अप्रैल 1802। बोला गया है कि यह कविता 15 अप्रैल 1802 को एक वास्तविक अनुभव से प्रेरित थी। 15 नंबर का पॉइंट है, बर्सवर्थ वाज अकंपनीड बाय हिज सिस्टर द्रोथी। बोला गया है बर्सवर्थ के साथ उनकी बहन द्रोथी भी थी। ठीक है, ये दोनों लोग घूमने के लिए गए थे। अगला 6 नंबर का पॉइंट है, द पोएम हैज 24 लाइन्स इन टोटल। अगर हम इस पोएम की बात करें तो इसमें कुल 24 पंक्तियां हैं। सातवां पॉइंट है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 6 लाइन स्टेंजास, यानी कि बोला गया है कि ये चार डिवाइडेड इनटू 4 स्टेंजाज हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे समझिए, कितने टोटल 4 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? 6 लाइनें हैं। 8वें नंबर का क्या है, द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? तो ए बी डबल सी। 9 नंबर का पॉइंट है, द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ लोनली क्लाउड, कवि जो है वो अपनी तुलना एक अकेले बादल से करता है। 10 नंबर का है हमारा, ही सीज अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स नियर उल्स वाटर लेक, वह उल्स वाटर झील के पास डैफोडिल्स यानी कि नरगिस के फूलों की एक लंबी कतार देखता है। 11 नंबर का पॉइंट है, द डैफोडिल्स आर कंपेयर टू स्टार्स इन द मिल्की वे। अगर हम बात करें डैफोडिल्स की तुलना जो है वो मिल्की वे के तारों से की गई है। और 12 नंबर का पॉइंट है हमारा, द फ्लॉवर्स अपीयर टू डांस इन द ब्रीज, फूल हवा के झोंकों में नाचते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये 12 नंबर का पॉइंट है, फूल जो है जब हवा चल रही थी उसके झोंकों में ऐसा नजर आ रहा था जैसे वो नाच रहे हों। 13 नंबर का क्वेश्चन है, द बेब्स ऑफ द लेक आल्सो डांस बिसाइड द डैफोडिल्स। बोला गया है कि झील की लहरें भी डैफोडिल्स के साथ साथ नाचती नजर आ रही थी। अगला 14 नंबर का पॉइंट है हमारा, द पोइट गेजेस एट द डैफोडिल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। बोला गया है कि कवि लंबे समय तक डैफोडिल्स को निहारता रहता है। 15 नंबर का पॉइंट है,
ही स्टोर्स द ब्यूटीफुल सीन इन हिज मेमोरी। बोला गया है कि वह इस दृश्य को अपनी यादों में सहज लेता है। 16 नंबर का पॉइंट है द मेमोरी ऑफ डैफोडिल्स बिकम अ सोर्स ऑफ जॉय। बोला गया है कि डैफोडिल्स की यह याद उसके लिए खुशी का एक स्रोत बन जाती है। 17 नंबर का पॉइंट है he recall this scene in a vacant or pensive mood। वह खाली समय में उदास वह खाली समय में या उदास मन से इस दृश्य को याद करता है। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जब खाली होते हैं या उनका मन बहुत ज्यादा उदास होता है तब उनको ये दृश्य जो है वो याद आ जाता है। अगला पॉइंट है हमारा द इनवर्ड आई रेफर टू द पोइट्स इमेजिनेशन। जो आंतरिक आंख इनवर्ड आई है इसका मतलब यह है कि कवि की कल्पना शक्ति से। 19 नंबर का द रिकलेक्शन फिल्स हिज हार्ट विद प्लेजर। यानी कि इस याद से उसका हृदय आनंद से भर जाता है। और 20 नंबर का पॉइंट है हिज हार्ट डांसेस विद द डैफोडिल्स इन मेमोरी। यादों में उसका हृदय भी जो है डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता है। यानी कि जब भी वह उन डैफोडिल्स को नाचते हुए याद करता है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोइम जिसका नाम है पील कैसल। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हु रोट द पोइम पील कैसल। पील कैसल पोइम को किसने लिखा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। अच्छा, एक चीज और है, वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सबसे पहले हम 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसके वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स होंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपकी ये। विलियम वर्ड्सवर्थ की सारी पोइम हम डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? दूसरे नंबर का है द फुल टाइटल ऑफ द पोइम इज। इस पोइम का पूरा टाइटल क्या है? तो इस पोइम का पूरा टाइटल है एलेजिक स्टेंजा सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टॉर्म। आपको समझ आ गया होगा इसका फुल टाइटल। अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो। तीसरे नंबर पे क्या कहा गया है? द पोइम वाज इंस्पायर्ड बाय अ पेंटिंग ऑफ। ये जो कविता है वो किसकी पेंटिंग से प्रेरित थी? तो सर जॉर्ज ब्यूमाउंट थे, तो उनकी पेंटिंग से ये प्रेरित थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है सर जॉर्ज ब्यूमाउंट बाज आ, ये कौन है? तो ये एक लैंडस्केप पेंटर दिखाए जाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है दी पेंटिंग शोज पील कैसल। यानी कि पेंटिंग में पील कैसल कैसा दिखता है? तो कैसा दिखता है? एकदम इन अ स्टॉर्म, तूफान में। सी। अगला विलियम वर्ड्सवर्थ रोड दिस पोइम इन। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कविता कब लिखी थी? तो 1805 में इस कविता को लिखा गया था। सी ऑप्शन। अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा दी पोइम इज एन इलेजी फॉर। एक कविता किसके लिए एक शोक गीत है? तो ये उनके एक भाई थे जॉन, उनके लिए लिखी गई एक कविता थी। तो उनकी मृत्यु से दुखी होकर के उन्होंने पील कैसल को लिखा और इसीलिए ये क्या है? इलेजी है। तो हिज ब्रदर जॉन। इतनी बातें हमको समझ में आ गई। अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। विलियम वर्ड्सवर्थ ब्रदर डाइड। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के भाई की मृत्यु कैसे हुई थी? तो जहाज में डूबने के कारण हुई थी। तो इन अ शिपरेक। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम इज। इस पोइम की सेंट्रल थीम क्या है? तो डेथ एंड सारो इस पोइम की क्या है? सेंट्रल थीम है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कविता का मुख्य विषय क्या है तो क्या हो जाएगा? मृत्यु और दुख। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द कामनेस ऑफ द सी इज। बोला गया है कि समुद्र की शांति कैसी है? तो एकदम भ्रामक है, डिसेप्टिव है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पे देखो क्या बोला गया है। द पोइट लर्न्स दैट बीनीथ कामनेस लाइज। कवि को पता चलता है कि शांति के नीचे क्या छिपा है? तो शांति के नीचे क्या छिपा है? वायलेंस, यानी कि हिंसा। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है? द पोइम टीचेस द लेसन ऑफ। ये जो पोइम है, कविता किसका पाठ हमको सिखाती है? तो धैर्य और सहन शक्ति का, फॉर्टिट्यूड एंड पेशेंस। ठीक है, धैर्य और सहनशीलता का पाठ हमको ये कविता सिखाती है। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है।
पावर इज गॉन विच नथिंग कैन रिस्टोर एक्सप्रेसेस, वह शक्ति चली गई जिससे कोई भी चीज वापस नहीं ला सकती। एक क्या व्यक्त करता है, तो नुकसान को, लॉस को व्यक्त करता है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, अ डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माय सोल मींस, एक गहरे दुख ने मेरी आत्मा को मानवीय बना दिया। इसका क्या अर्थ है कि वो पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गया है, इस लाइन का यही मतलब है। तो क्या हो जाएगा, ही बिकेम मोर सेंसिटिव। बी ऑप्शन। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, द पोएम सजेस्ट दैट ट्रेजेडी, एक कविता क्या बताती है, कौन सी ट्रेजेडी के बारे में बताती है, तो जीवन को और समृद्ध बनाती है। यानी कि द पोएम सजेस्ट दैट ट्रेजेडी मेक्स लाइफ रिचर। ठीक है, जीवन को और समृद्ध बनाती है। अगला क्या है, 16 नंबर का क्वेश्चन, द कासल इन द पोएम सिंबलाइजेस, कविता में जो कैसल है, कैसल का मतलब होता है किला, तो कविता में जो कैसल है वो किसका प्रतीक है, किसका सिंबलाइज है, तो वास्तविकता और सहनशीलता का, यानी कि रियलिटी एंड इंडोरेंस। अगला स्टॉर्म जो दिखाया जाता है, तूफान, वो किसका सिंबलाइज दिखाया जाता है, तो वो मृत्यु और संघर्ष का सिंबलाइज होता है, यानी कि डेथ एंड स्ट्रगल। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोइट अर्लियर इमेजिन्ड नेचर एज, कभी पहले प्रकृति को किस रूप में देखता था, तो एकदम शांत, पीसफुल। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया आफ्टर हिज ब्रदर्स डेथ हिज व्यू ऑफ नेचर बिकम्स, अपने भाई की मृत्यु के बाद प्रकृति के प्रति उसका नजरिया कैसा हो जाता है, तो एकदम रियलिस्टिक हो जाता है, यथार्थवादी नजरिया हो जाता है उसका। 20 नंबर का क्वेश्चन है, दिस शिप इन दी पेंटिंग रिप्रेजेंट्स, बोला गया है पेंटिंग में जहाज किसका प्रतिनिधित्व करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, तो ह्यूमन स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द पोएम इज, इस पोएम की टोन कैसी है, तो अगर हम इस पोएम के टोन की बात करें तो कैसी है, ट्रेजिक एंड रिफ्लेक्टिव है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, दुखद और चिंतनशील। अगला क्वेश्चन क्या है, द पोएम इज सॉरी द पोएम वाज पब्लिश्ड इन, ये जो पोएम है वो किस में पब्लिश्ड होती है, तो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, जो कि 1807 में आता है, उसमें इसको पब्लिश कराया जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। द पब्लिकेशन ईयर इज 1807 हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन, क्योंकि 1807 में ही विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएट्री कलेक्शन आया था जिसका नाम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि द पोइट प्रेजेज ब्यूमॉन्ट फॉर डिपिक्टिंग, यानी कि कवि ब्यूमॉन्ट की प्रशंसा किस लिए करता है, तो किस लिए करता है, वायलेंट सी के लिए करता है। वायलेंट का मतलब हिंसक या उग्र, सी समुद्र, तूफानी समुद्र। अगला द पोइम एम्फसाइजेज, ये जो पोइम है वो किस चीज पर जोर डालती है, किस बात पर जोर देती है, तो दुख की वास्तविकता पर जोर देती है, रियलिटी ऑफ सफरिंग पे। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि नॉट विदाउट होप वी सफर एंड बी मॉर्न सजेस्ट, हम बिना आशा के दुख नहीं सहते और ना ही शोक मनाते हैं, इसका क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है कि दुख में भी उम्मीद बनी रहती है, अर्थात होप एग्जिस्ट इवन इन सारो। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया द पोइट कैन नॉट नाउ पेंट नेचर एज, कभी अब प्रकृति का चित्रण किस रूप में नहीं कर सकता, तो शांतिपूर्ण आनंद के रूप में, पीसफुल जॉय। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया द पोएम बिलोंग्स टू विच लिटरेरी मूवमेंट, ये जो कविता है वो किस साहित्यिक आंदोलन से संबंधित है, तो रोमांटिसिज्म से। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम रिफ्लेक्ट्स पर्सनल, यानी कि एक कविता कवि के किस व्यक्तिगत पहलू को दर्शाती है, तो हानि और शोक, लॉस एंड ग्रिफ। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला द ओवरऑल मैसेज की अगर हम बात करें कि इस पोएम का ओवरऑल मैसेज क्या है, तो एक्सेप्ट सफरिंग एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर, कवि हमको बताता है इस पोएम के माध्यम से कि दुखों को स्वीकार करें और मजबूत बने, दुखों
से टूट करके बिखरना नहीं है, बल्कि आपको मजबूत बनना है। यही इस पोइम का ओवरऑल मैसेज है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स। पहला एग्जाम की पॉइंट क्या है पील कैसल का, जरा देखो। बोला गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ रोड पील कैसल एज एन इलेजी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पील कैसल को इलेजी फॉर्म में लिखा है। दूसरे नंबर का पॉइंट है द फुल टाइटल ऑफ द पोइम। इस पोइम का फुल टाइटल क्या है? तो एलेजिक स्टेंजाज सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टॉर्म, ये इसका कंप्लीट टाइटल है। थर्ड, रुक जाइए एक मिनट, थर्ड स्टेंजा देख लीजिए, सॉरी थर्ड पॉइंट देख लीजिए क्या बोला गया। द पोएम इज इंस्पायर्ड बाय अ पेंटिंग ऑफ सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। एक कविता सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट की एक पेंटिंग से प्रेरित है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है द पेंटिंग शोज पील कैसल इन अ स्टॉर्मी सी। पेंटिंग में पील कैसल को एक तूफानी समुद्र में दिखाया गया है। पांचवें नंबर का पॉइंट है बसवर्थ रोड दिस पोएम इन 1805। विलियम बसवर्थ ने इस पोएम को 1805 में लिखा, लेकिन इसको पब्लिश कराया था 1807 में पोएम्स इन टू वॉल्यूम में। 6 नंबर का पॉइंट है इट इज एन इलेजी फॉर हिज ब्रदर जॉन बसवर्थ। उनके बोला गया है कि ये एक इलेजी है जो कि उनके भाई जॉन बसवर्थ के लिए लिखी गई। अगला पॉइंट 7वें नंबर का देखो कौन सा पॉइंट है। बोला गया हिज ब्रदर डाइड इन अ शिपरेक। बोला गया है कि उनके भाई की मृत्यु जो है वो एक जहाज दुर्घटना में हो गई थी, सी ट्रेजेडी हुई थी वहां पर। अगला द पोएम रिवील्स दैट नेचर्स कामनेस इज डिसेप्टिव। यानी कि ये जो पोएम है, ये जो कविता है वो हमको बताती है कि प्रकृति की जो शांति है वो एक भ्रामक होती है, डिसेप्टिव होती है। 9 नंबर का है बीनीथ काम नेचर लाइज हिडन वायलेंस। शांति प्रकृति के नीचे हिंसा छुपी होती है। 10 नंबर का पॉइंट देखो। बोला गया द पोएट्स अर्लियर व्यू ऑफ नेचर वाज पीसफुल एंड जॉयफुल। यानी कि कवि का पहले का दृष्टिकोण बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण और आनंदमय था। 11 नंबर पे बोला गया आफ्टर ट्रेजेडी हिज व्यू बिकम रियलिस्टिक एंड सीरियस। लेकिन इस ट्रेजेडी के बाद उसका दृष्टिकोण बहुत ज्यादा रियलिस्टिक, यथार्थवादी और सीरियस यानी कि गंभीर हो जाता है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट लाइन है। 12 नंबर पे बोला गया है पावर इज गॉन विच नथिंग कैन रिस्टोर सोज इररिपेरेबल लॉस। यानी कि अपूर्णीय क्षति को दर्शाती है ये लाइन, पावर इज गॉन विच नथिंग कैन रिस्टोर। अगली इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान बनाए रखना, अ डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माय सोल सोज इमोशन। और ये जो लाइन है वो इमोशनल मैच्योरिटी को दर्शाती है, यानी कि भावनात्मक परिपक्वता को दर्शाती है। 15 नंबर का देखो, माफ करना 14 नंबर पे देखो द पोएम टीचेज फॉर्टिट्यूड एंड पेशेंस। नॉट विदाउट होप बी सफर एंड मॉर्न, ये रह गया, अच्छा कोई बात नहीं। अगला नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, जो पील कैसल है वो हमको क्या दर्शाता है। ये जो कविता है वो हमको धैर्य और सहनशीलता सिखाती है, पहले भी बता चुका हूं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है द पोएट लर्न सिंपैथी फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। यानी कि जो कवि है वो मानवीय पीड़ा के प्रति सहानुभूति रखना सीखता है। अगला पॉइंट है द कैसल सिंबलाइज इंडोरेंस एंड रियलिटी। ये जो कैसल है, किला है, वो किस चीज का प्रतीक है? तो सहन शक्ति और वास्तविकता का सिंबलाइज करता है। अगला द स्टॉर्म सिंबलाइजेस डेथ एंड स्ट्रगल। जो स्टॉर्म है वो मृत्यु और संघर्ष का प्रतीक है। सी रिप्रेजेंट्स अनप्रेडिक्टेबल लाइफ। और जो समुद्र है वो जीवन की अनिश्चितता का प्रतीक है। इसके बाद में द पोएम सजेस्ट ट्रेजेडी मेक लाइफ रिचर। ये जो कविता है वो सजेस्ट करती है किस चीज को? ट्रेजेडी मेक्स, ये जो ट्रेजेडी होती है वो हमारे जीवन को और अधिक बेहतर बना देती है, इसीलिए हमें किसी ट्रेजेडी से घबराना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का, नॉट विदाउट होप बी सफर एंड मॉर्न सोज होप इन सारो। बोला गया है कि नॉट विदाउट होप बी सफर एंड मॉर्न, इसमें दुख में भी आशा को दर्शाता है, यानी कि हम कितने भी दुखी हों फिर भी हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। 21 नंबर का है द टोन ऑफ द पोएम इज ट्रेजिक एंड रिफ्लेक्टिव। इस कविता की जो टोन है वो कैसी है? ट्रेजिक यानी कि बहुत ज्यादा दुखद
और रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतनशील है। बोला गया है द पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1807। ये जो पोएम है वो 1807 में पब्लिश हुई और कौन से वॉल्यूम में ये पब्लिश हुई थी, तो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में इसको पब्लिश कराया गया था। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि द पेंटिंग इंक्लूड्स अ शिप स्ट्रगलिंग इन द स्टॉर्म। बोला गया है ये जो पेंटिंग है वो किस चीज का संदेश देती है? अ शिप स्ट्रगलिंग इन अ स्टॉर्म। वो पेंटिंग कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ऐसा लगता है कि तूफान में से वो जो शिप है वो निकलने की कोशिश कर रहा है, निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा उस पेंटिंग के अंदर दर्शाया गया है। ये जो पोइम है वो किस चीज को हाईलाइट करती है, तो ये रियलिटी ऑफ सफरिंग एंड। अगला है हमारा द पोइम हाईलाइट्स द रियलिटी ऑफ सफरिंग एंड डेथ। ये जो पोइम है वो पीड़ा और मृत्यु की वास्तविकता को उजागर करती है। अगला 26 नंबर का पॉइंट है विलियम वर्ड्सवर्थ कैन डू लॉन्गर सी नेचर एज ओनली पीसफुल जॉय। विलियम वर्ड्सवर्थ अब प्रकृति को केवल शांतिपूर्ण आनंद के रूप में नहीं देख पाते हैं। और 27 नंबर का पॉइंट है हमारा द पोइम बिलोंग्स टू द रोमांटिक एज। ये जो पोइम है वो रोमांटिक एज से बिलोंग करती है। अगला 28 नंबर का पॉइंट है इट रिफ्लेक्ट्स पर्सनल ग्रिप एंड फिलोसफिकल इंसाइट। ये जो पोइम है वो रिफ्लेक्ट करती है किस चीज को? व्यक्तिगत दुख को और दार्शनिक अंतर्दृष्टि को दर्शाती है। अगला द मैसेज इज टू एक्सेप्ट सफरिंग विद स्ट्रेंथ। इसका संदेश ये है कि हमें शक्ति के साथ दुख को स्वीकार करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है हमारा द पोएम ब्लेंड्स नेचर लॉस एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। इस कविता के अंदर प्रकृति, क्षति और मानवीय अनुभव का एक बहुत सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है हमें। ठीक है, ये ध्यान बनाए रखना, ये एक इलेजी है, अपने भाई जॉन के लिए लिखी है इन्होंने, इंस्पायर्ड बाय ब्यूमॉन्ट पेंटिंग। ठीक है, कॉम नेचर इज इक्वल टू डिसेप्टिव, स्टॉर्म डेथ, कैसल इंडोरेंस और सफरिंग ग्रोथ एंड होप। तो ये सब चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगली पोइम है हमारी शी डवेल्ट अमंग द अनटोडन बेज। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके वन लाइनर एग्जाम के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग इसके 35 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले एग्जाम की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम की पॉइंट क्या है हमारा? विलियम वर्ड्सवर्थ रोड द पोएम एज पार्ट ऑफ द लूसी पोएम। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कविता जो लूसी पोएम्स थी या लूसी पोएम्स का जो संग्रह था उस संग्रह का एक हिस्सा है, एक हिस्से के रूप में लिखी गई। हम कह सकते हैं जो 5 लूसी पोएम लिखी थी उनमें से एक जो थी वो शी ड्वेल्ट अमंग द अनटोडन बेज भी थी। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलड। ये कविता जो है बैलड के रूप में लिखी गई है। और तीसरा पॉइंट है हमारा द टोन ऑफ द पोएम इज मोurnful एंड melancholic। इस कविता का स्वर जो है वो बहुत ज्यादा शोकपूर्ण और उदासी से भरा हुआ है। चौथा पॉइंट देख लो द पोएम कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एन एलेजी लैमेंट फॉर द डेड। ये कविता यानी कि इस कविता को एक एलेजी शोक गीत यानी कि किसी मृत व्यक्ति के लिए जो विलाप करते हैं उसको हम एलेजी कहते हैं। तो ये जो कविता है वो भी एक एलेजी मानी जाती है, इस कविता को भी एलेजी माना गया है। अगला तो हम क्या कहेंगे, यानी कि ये बैलड और एलेजी दोनों हैं। अगला इट वाज रिटन इन, ये कब लिखी गई? 1798 में लिखी गई। इट वाज पब्लिश्ड इन 18 इन लैरिकल बैलेड। और इसको जो लैरिकल बैलेड का सेकेंड एडिशन आया था 1800 में, उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। दी पोएम कंसिस्ट ऑफ 12 लाइन। इस पोएम के अंदर टोटल कितनी लाइनें हैं? 12 लाइनें हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेंजाज ऑफ 4 लाइन ईच। और ये जो पोएम है इस पोएम के अंदर टोटल 3 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइनें हैं। तो 4 तियां 12, यानी कि टोटल ये जो पोएम है वो 12 लाइन की हो गई। दी राइम स्कीम इज ए बी सी डी ई एफ, इसकी राइम स्कीम है। और 10 नंबर पे अगर हम बात करते हैं दी पोएम यूजेज आइम्बिक टेट्रामीटर और आइम्बिक ट्राइमीटर। इस पोएम के अंदर आइम्बिक टेट्रामीटर और आइम्बिक ट्राइमीटर का प्रयोग किया गया है। 11 नंबर पे बात करें तो लूसी इज एन अननोन एंड सॉलिटरी गर्ल। लूसी एक गुमनाम और अकेली लड़की है। 12 नंबर की अगर हम बात कर दें तो हर आइडेंटिटी इज नॉट क्लियरली एस्टैब्लिश्ड, उसकी पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं है।
13 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो सी लिव्ड अमंग अनटोडन बीच, यानी कि लोनली अननोटिस्ड प्लेसेस कह सकते हो। बोला गया है कि वह अनटोडन बेज यानी कि एकदम अकेले और लोगों की नजर से दूर स्थानों के बीच में रहती है। बिल्कुल, अनटोडन बेज का मतलब होता है ऐसी ऐसे रास्ते जिन पर कोई नहीं गया हो। 14 नंबर का पॉइंट देखो क्या है। 14 नंबर पे बोला गया है लूसी इज कंपेयर्ड टू अ वायलेट, यानी कि हिडन ब्यूटी। बोला गया है कि जो लूसी है, लूसी की तुलना एक वायलेट, एक बनफसा का फूल होता है, उससे की गई है। मतलब जो छुपी हुई सुंदरता का प्रतीक है वायलेट फ्लावर। अगला क्या है, द वायलेट इज हाफ हिडन बाय अ मॉसी स्टोन। वह वॉलेट फूल जो है काई के ढके एक पत्थर के पीछे आधा छुपा हुआ है। 16 नंबर का सी इज आल्सो कंपेयर टू अ स्टार, उसकी तुलना एक स्टार से भी की गई है जो दुर्लभ और चमकदार स्वतंत्र सुंदरता का प्रतीक होता है। बहुत दुर्लभ होता है लेकिन ब्राइट ब्यूटी का सिंबल होता है स्टार। लूसी लिव्ड अ सिंपल एंड अननोटिस्ड लाइफ, जो लूसी है वो एकदम सादा, सीधा सादा और लोगों की नजर से दूर उसने अपना जीवन जिया, उसको किसी ने नोटिस नहीं किया, इसीलिए लिखा गया है अननोटिस्ड लाइफ। सी वाज ब्रॉट अप इन द लैप ऑफ नेचर, उसका पालन पोषण प्रकृति की गोद में हुआ था। 19 नंबर का है देखो पॉइंट, नेचर एक्ट एज अ टीचर एंड गाइड इन हर लाइफ, प्रकृति उसके जीवन में एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। 20 नंबर पे नेचर टीचेज हर गुड एक्शंस एंड मॉरलिटी, बोला गया है प्रकृति उसे अच्छे कर्मों और नैतिकता की शिक्षा देती है। 21 नंबर पे नेचर आल्सो रेस्ट्रेन्स हर फ्रॉम इविल एक्शंस, प्रकृति उसे हर अच्छे बुरे सॉरी प्रकृति उसे हर बुरे कार्यों से भी, यानी कि कोई भी बुरा कार्य करने से भी रेस्ट्रेन करती है, रोकती है। अगला, लूसी डाइज एट अ वेरी यंग एज, लूसी की मृत्यु बहुत कम उम्र में ही हो जाती है। 23 नंबर पे हर डेथ इज क्वाइट एंड अननोटिस्ड बाय द वर्ल्ड, उसकी मृत्यु अत्यंत शांत और दुनिया की नजरों से दूर एकदम गुमनाम रहती है। 24 नंबर का पॉइंट देखो क्या कहा गया है, द पोएट फील्स डीप पर्सनल लॉस एंड लोनलीनेस, यानी कि कवि को उसकी मृत्यु से गहरा व्यक्तिगत नुकसान और अकेलापन महसूस होता है। 25 नंबर का पॉइंट, द डिफरेंस टू मी शोज इंटेंस इमोशनल इम्पैक्ट, यानी कि द डिफरेंस टू मी, मेरे लिए एक कितना बड़ा अंतर है। मतलब ये हुआ, यह पंक्ति कवि की तीव्र भावनात्मक प्रभाव को दर्शाती है। 26 नंबर का पॉइंट है, द पोएम हाईलाइट्स लव लॉस एंड डेथ, ये जो कविता है वो प्रेम, नुकसान और मृत्यु जैसे विषयों को उजागर करती है, हाईलाइट करती है। 27 नंबर का पॉइंट है, इट शोज द कंट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ, इसमें जीवन और मृत्यु के बीच के विरोधाभास को दर्शाया गया है। अगला 28 नंबर का पॉइंट, लूसी सिंबलाइजेस नेचुरल ब्यूटी एंड इनोसेंस, लूसी प्राकृतिक सुंदरता और मासूमियत का प्रतीक है। 29 नंबर का पॉइंट देखो, द पोएम रिफ्लेक्ट्स पर्सनल ग्रिफ ऑफ द पोइट, यानी कि एक कविता कवि के व्यक्तिगत शोक और दुख को अभिव्यक्त करती है। 30 नंबर का पॉइंट क्या है, द सेंट्रल मैसेज इज इवन अननोटिस्ड लाइव्स हैव डीप वैल्यू, यानी कि इसका मुख्य संदेश ये है कि जिन लोगों की जिंदगी पर किसी का ध्यान नहीं जाता उनकी भी गहरी अहमियत होती है। ये कुछ रिवीजन पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, लूसी क्या है, एक अननोन गर्ल होती है, एक अनजान लड़की होती है। वायलेट इसमें छुपी हुई सुंदरता के रूप में दर्शाया गया है। स्टार जो है रेयर ब्यूटी होती है। थीम इसमें क्या है, लव एंड लॉस है। टोन इसकी मॉर्नफुल इलेजी है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान बनाए रखना है जिससे आपको क्वेश्चन को टिक करने में मदद मिलेगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक और पोइम जिसका नाम है शी ड्वेल्ट अमंग द अनटोडन बेज। अगर हम सी ड्वेल्ट अमंग द अनटोडन बेज की बात करते हैं तो ये पोइम 1798 में लिखी गई, लेकिन ये लैरिकल के सेकेंड एडिशन जो 1800 में आया था उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है हमारा, हु रोट द पोइम, इस पोइम को किसने लिखा है, कौन सी पोइम, शी ड्वेल्ट अमंग द अनटोडन बेज, ये किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। अगला, द पोएम बिलोंग्स टू विच ग्रुप,
अच्छा, ये जो पोइम है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? तो लूसी पोइम से ये बिलोंग करती है, ध्यान बनाए रखना। अगला तीसरे नंबर का है, द पोइम इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, ये जो पोइम है वो कौन सी फॉर्म में लिखी गई है? तो बैलड फॉर्म में लिखी गई है, ये एक बैलड है। अगला द टोन ऑफ द पोइम इज, इस पोइम की टोन कैसी है? अगर हम इस पोइम की टोन की बात करते हैं तो कैसी टोन है? मोurnful है। मोurnful का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुखद, ठीक है, शोकपूर्ण। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है दी पोइम कैन बी आल्सो कंसिडर्ड एज आ, ये पोइम जो है कंसिडर्ड मानी जाती है, क्या मानी जाती है? तो बैलेड के अलावा इसको इलेजी भी माना जाता है, यानी कि शोकगीत, ठीक है, इलेजी। मोurnful इसकी टोन हो गई, ठीक है, इलेजी होगी, ठीक है, ठीक ठीक। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, बोला गया टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द पोइम, इस पोइम में जो है, ये जो पोइम है इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो टोटल जो है वो कितनी पंक्तियां हैं? 12 है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दी पोइम हैज, और इसमें स्टेंजा कितनी है? तो 3 स्टेंजा हैं, 12 पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक स्टेंजा कितने लाइनों का हो गया? 4 लाइनों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राइम स्कीम आपको बताना है कि राइम स्कीम क्या है इस पोइम की। तो ए बी सी डी ई एफ इसकी क्या है? राइम स्कीम है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। दी पोइम वाज रिटन इन, ये जो पोइम है वो कब लिखी गई? 1798 में हमने बताया था ये लिखी गई, लेकिन इसको पब्लिश कराया गया था, जो लैरिकल बैलड आए थे 1800 में, सेकेंड लैरिकल बैलड, जो इसका सेकेंड एडिशन आया था लैरिकल बैलड का, उसमें इसको पब्लिश कराया गया था, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। पब्लिकेशन ईयर हमने क्या बताया? सेकेंड एडिशन में आई थी, तो 1800 में सेकेंड एडिशन आया था लैरिकल बैलड का। अगला द मीटर यूज्ड इन दिस पोएम, इस पोएम में कौन सा मीटर यूज हुआ है? तो कौन सा? आइम्बिक, टेट्रामीटर या ट्राईमीटर का यूज किया गया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। लूसी इज, लूसी क्या है? एक अननोन गर्ल दिखाई जाती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द आइडेंटिफाई ऑफ लूसी, लूसी की आइडेंटिटी बताना है आपको, तो नॉट एस्टैब्लिश्ड, ध्यान बनाए रखना, मतलब ये कि लूसी की पहचान है वो यहां पर स्थापित नहीं की गई है, नहीं बताई गई है। लूसी लिव्स, लूसी कहाँ रहती है? तो लूसी जो है अमंग अनटोडन बीच, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कहाँ रहती है? उन रास्तों पर जहां कोई नहीं गया, उन रास्तों पर जहां कोई नहीं गया। अनटोडन बेज का देखो मीनिंग पूछ लिया है, तो अननोन लोनली पाथ, बी ऑप्शन हो जाएगा। अनटोडन बेज का मतलब होता है जिन रास्तों पर कोई गया ही नहीं अब तक, ठीक है, अनजान सुनसान रास्ते बोले जाते हैं। अगला लूसी इज कंपेयर टू, लूसी की तुलना किससे की जाती है? तो बॉयलेट, ध्यान बनाए रखना, किससे की गई लूसी की तुलना? बॉयलेट। बॉयलेट क्या है? एक फ्लावर होता है। अगला दी बॉयलेट इज, बॉयलेट क्या है? हाफ हिडिंग, हाफ हिडिंग, ध्यान बनाए रखना, बॉयलेट है तो आधा छुपा हुआ है। अगला लूसी इज आल्सो कंपेयर टू अ, लूसी की तुलना की गई है और किससे की गई है? स्टार से की गई है, बॉयलेट के अलावा किससे? स्टार से। लूसी इज डिस्क्राइब्ड एज, लूसी को डिस्क्राइब किया गया है अननोन एंड सिंपल, तो ध्यान बनाए रखना कि लूसी को किस तरह बताया गया है? अनजान और एकदम सीधी सादी बताया गया है। लूसी इज ब्रॉट अप इन द लैप ऑफ नेचर, है ना, प्रकृति, माफ करना, लूसी का पालन पोषण प्रकृति की गोद में हुआ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। लूसी, अगला है नेचर टीचेज लूसी, जो प्रकृति है वो लूसी को क्या सिखाती है? तो अच्छे काम सिखाती है, गुड एक्शंस। नेचर आल्सो, 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नेचर आल्सो कंट्रोल्स हर फ्रॉम एविल, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उसे बुराई से बचाती है प्रकृति, उसको क्या? बुराई से बचाती है। अगला लूसी डाइज, लूसी की मौत हो जाती है, कैसे हो जाती है लूसी की मौत? तो युवावस्था में हो जाती है, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा, जवानी में। फिर नेक्स्ट, लूसीज डेथ मेक्स द पोइट फील, जो लूसी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, लूसी की मौत से कवि को कैसा महसूस होता है? तो वो बहुत
अकेलापन महसूस करने लगता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। द डिफरेंस टू मी एक्सप्रेसेस, ये जो लाइन है वो क्या एक्सप्रेस करती है, मेरे लिए क्या फर्क पड़ा, द डिफरेंस टू मी, मेरे लिए क्या फर्क पड़ा, तो गहरा व्यक्तिगत नुकसान हो गया उसके लिए। क्या, जब लूसी चली गई तो उसको ऐसा महसूस होने लगा कि उसका बहुत ज्यादा पर्सनल लॉस हो गया। दी पोइम हाईलाइट्स, ये जो पोइम है वो हाईलाइट करती है, बी ऑप्शन हो जाएगा लव एंड लॉस को। अगला, लूसी लिव्ड आ, लूसी रहती है, तो लूसी ने कैसा जीवन जिया, तो एकदम हिडन जीवन यानी कि छुपा हुआ, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 30 नंबर का, द सेंट्रल थीम इज, यानी कि इसका मुख्य विषय क्या है, तो किसी प्रियजन की मृत्यु, डेथ ऑफ अ लव्ड वन। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर पे, द पोइट फीलिंग आफ्टर लूसीज डेथ, लूसी की मृत्यु के बाद कवि की भावना कैसी है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी है, सारो है। द पोइम शोज कंट्रास्ट बिटवीन, यानी कि इस पोइम के अंदर इस कविता किनके, ये जो कविता है वो किनके बीच का अंतर दिखाती है, तो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर दिखाती है, बी ऑप्शन हो जाएगा लाइफ एंड डेथ। 33 नंबर का, लूसीज ब्यूटी, लूसी की ब्यूटी है तो कैसी है, यानी कि प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 34 नंबर का, दी पोइम रिफ्लेक्ट्स, ये जो पोइम है वो रिफ्लेक्ट करती है, किस चीज को दर्शाती है कविता, तो व्यक्तिगत भावनाएं दर्शाती है, यानी कि पर्सनल इमोशन। नेक्स्ट 35 नंबर पे, दी पोइट फील्स लूसीज डेथ, जो पोइट है, कवि है, यानी कि कवि को लूसी की मृत्यु के बारे में कैसा महसूस होता है, तो उसे बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं, अफेक्ट्स हिम डीपली, बी ऑप्शन हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोएम जिसका नाम है 3 years शी ग्रो इन सन एंड शावर, और इसका एक और टाइटल है जो कि बहुत फेमस है, द एजुकेशन ऑफ नेचर, और इसी नाम से ये पोएम जानी जाती है ज्यादातर। ठीक है, लेकिन इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें 30 वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसके बाद 35 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में हमने इसके एमसीक्यूज रखे हैं। आप अगर इन वन लाइनर एमसीक्यू, ये जो वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट है, इनको अच्छे से समझ लेते तो एमसीक्यूज अपने आप कर लोगे, और इसके बाद आप इस पोएम को पढ़ोगे तो बेहतरीन समझ आएगा, यकीन मानिएगा। ठीक है, ये सारी मेहनत मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि आपको कोई भी चीज टफ ना लगे और बहुत सरल लैंग्वेज में वो आपको समझ आ जाए। चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला, विलियम वर्ड्सवर्थ रोड द पोएम एज पार्ट ऑफ द लूसी पोएम्स, विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक कविता लूसी पोएम्स के हिस्से के रूप में लिखी। मतलब ये हुआ कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लगभग 5 लूसी पोएम्स लिखी, यानी कि लूसी पोएम्स में 5 पोएम्स की एक सीरीज थी, ये मान लीजिए, जिसमें 5 पोएम्स में कौन थी, जैसे पहली थी उसका नाम था स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, इसके बाद दूसरे नंबर की थी शी डवेल्ट अमंग द अनटोडन वेज, तीसरे नंबर की थी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, चौथे नंबर की यही वाली थी 3 years शी ग्रो इन सन एंड सावर, और पांचवी एंड लास्ट थी इस सीरीज में, जो सीरीज ऑफ 5 लूसी पोइम्स थी, उसमें अंतिम पोइम कौन सी थी, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो हम चौथे नंबर की पोइम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान बनाए रखना, ये लूसी पोइम्स, जो 5 लूसी पोइम्स लिखी थी उनमें से ये भी एक है, और जिसका नाम है 3 years शी ग्रो इन सन एंड सावर, और इसका अनदर टाइटल है द एजुकेशन ऑफ नेचर। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट यही बताया गया है कि द पोएम इज आल्सो नोन एज द एजुकेशन ऑफ नेचर, इस पोएम को कब रचा गया, यानी कि इट वाज कंपोज्ड इन 1798, 1798 में इसकी रचना की गई। अच्छा, इसको पब्लिश कब कराया गया, 1800 में, इन लैरिकल बैलाड्स में। अच्छा, जो लैरिकल बैलाड का सेकेंड एडिशन आया था 1800 में, उसी में इस पोएम को पब्लिश कराया गया था। पांचवें नंबर का पॉइंट क्या है, पांचवें नंबर का पॉइंट कहता है द पोएम वाज कंपोज्ड इन द हार्ज फॉरेस्ट जर्मनी, बोला गया है इस कविता की जो रचना की गई है, यानी कि हर्ज फॉरेस्ट जर्मनी में इसकी रचना की गई। इस पोएम में टोटल कितनी लाइनें हैं, 42 लाइनें हैं, 7 स्टेंजा हैं, और प्रत्येक स्टेंजा में 6 लाइनें हैं, और इसकी राइम स्कीम क्या है, डबल ए बी डबल सी बी। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला, ये जो पोइम है वो लिरिकल इन नेचर विद म्यूजिकल क्वालिटी, बोला गया है कि ये जो कविता है वो
लिरिकल इन नेचर है और इसमें म्यूजिकल क्वालिटी है यानी कि मधुरता है। अगला 10 नंबर का पॉइंट देखो क्या है। 10 नंबर के पॉइंट में बोला गया है लूसी इज प्रेजेंटेड एज अ चाइल्ड ऑफ नेचर। लूसी को प्रकृति की संतान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 11 नंबर का पॉइंट नेचर इज शोन एज अ टीचर एंड मदर। प्रकृति को एक शिक्षक और मां के रूप में दिखाया गया है। 12 नंबर का पॉइंट है नेचर अडॉप्ट्स लूसी एट द एज ऑफ 3 इयर्स। बोला गया है कि प्रकृति लूसी को 3 वर्ष की आयु तक पालती रही, अपनाती रही। अगला यानी कि जो प्रकृति है, नेचर है, वो लूसी को 3 वर्ष की आयु में अपनाती है। इसका मतलब ये हुआ नेचर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो नेचर है, प्रकृति है, उसके शिक्षण और पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी लेती है। 14 नंबर का पॉइंट है नेचर सोज लूसी विद ब्यूटी ग्रेस एंड वर्चूज। बोला गया है कि प्रकृति लूसी में या लूसी को सुंदरता देती है और क्या देती है, ग्रेस यानी कि सौम्यता देती है और बहुत सारे गुणों से भर देती है। 15 नंबर का पॉइंट क्या कहा गया है, बोला गया है नेचर एक्ट्स एज बोथ इम्पल्स एंड लॉ। यानी कि प्रकृति जो है वो इम्पल्स का मतलब होता है प्रेरणा देना, किसी को बहुत ज्यादा प्रेरित करना, इंस्पायर करना, और लॉ मीन्स होता है नियम। दोनों के रूप में कार्य करती है। तो जो प्रकृति है वो उसको प्रेरणा के रूप में भी कार्य करती है और नियम कानून सिखाती है, तो उस रूप में भी वो उसके कार्य करती है। 16 नंबर का पॉइंट क्या है, दी अनसीन पावर। और अनसीन पावर इसमें कौन सी है, नेचर गाइड्स लूसीज लाइफ। यानी कि अदृश्य शक्ति, और वो अदृश्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रकृति के लिए बोला गया है, और ये नेचर ही लूसी के जीवन का मार्गदर्शन करती है। 17 नंबर का पॉइंट है ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर एक्ट एज टीचर्स फॉर लूसी। प्रकृति की सभी वस्तुएं लूसी के लिए शिक्षक का कार्य करती हैं। अगला 18 नंबर पे बोला गया है प्रकृति यानी कि नेचर टीचेज हर मोरल वैल्यूज एंड गुडनेस। प्रकृति उसे नैतिक मूल्य और अच्छाई सिखाती है। 19 नंबर पे बोला गया नेचर रेस्ट्रेन्स हर फ्रॉम इविल एक्शंस। प्रकृति उसे बुरे कार्यों से रोकती है या बचाती है। 20 नंबर का देखो क्या है, लूसी ग्रोज इन हार्मनी विद नेचर। लूसी प्रकृति के साथ हार्मनी में बढ़ती है यानी कि सामंजस्य के साथ बढ़ती है। अगला 21 नंबर पे बोला गया लूसीज लाइफ इज शॉर्ट एंड एंड्स प्रीमेच्योरली। लूसी का जीवन छोटा होता है और समय से पहले समाप्त हो जाता है। 22 नंबर का हर डेथ ब्रिंग्स डीप सारो टू द पोइट। बोला गया है कि उसकी मृत्यु कवि को गहरे दुख में डाल देती है। 23 नंबर का पॉइंट है द पोइट फील्स लोनली आफ्टर हर डेथ। यानी कि कवि अतीत की मधुर यादों को याद करता है। लोनली क्या लगता है, 23 नंबर पे बोला गया है कि उसकी मृत्यु के बाद कवि जो है वो अकेलापन महसूस करता है। ठीक है, किसकी, लूसी की मृत्यु के बाद वो अकेलापन महसूस करता है। लूसी विल नेवर रिटर्न अगेन, और उसे ये भी पता है कि जो लूसी है विल नेवर रिटर्न अगेन, कभी भी वापस नहीं आएगी। अगला 25 नंबर का पॉइंट क्या है, बोला गया है द पोइट रिकॉल्स स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। यानी कि कभी अतीत की मधुर यादों को याद करता है। 26 नंबर का पॉइंट है हर मेमोरी गिव्स कंफर्ट एंड कंसोलेशन। यानी कि उसकी यादें कवि को सांत्वना और सुकून देती हैं। 27 नंबर का है द पोएम हाइलाइट्स नेचर्स रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि यह कविता मानव विकास में प्रकृति की भूमिका को दर्शाती है। 28 नंबर का पॉइंट है इट शोज द कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। यानी कि यह प्रकृति और मानव जीवन के संबंध को दिखाती है। 29 नंबर का पॉइंट है लूसी सिंबलाइजेज इनोसेंस प्योरिटी एंड नेचुरल ब्यूटी। ये जो लूसी है वो मासूमियत, पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। अगला 30 नंबर का पॉइंट देखो क्या कहा गया है, बोला गया द सेंट्रल थीम ऑफ एजुकेशन बाय नेचर एंड ट्रेजिक लॉस। यानी कि इसका मुख्य विषय वस्तु है वो प्रकृति द्वारा प्रकृति नेचर के द्वारा यानी कि प्रकृति के द्वारा दी गई शिक्षा और दुखद क्षति। ठीक है, ये थोड़ा अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन है तो इसको ध्यान में बनाए रखना।
नेचर का मतलब टीचर प्लस मदर दोनों का काम करती है प्रकृति, यानी कि लूसी नेचर्स चाइल्ड है। थीम एजुकेशन बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा दी गई शिक्षा। डेथ प्रीमेच्योर, यानी कि युवावस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। मेमोरी कंसोलेशन, सांत्वना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके 35 एमसीक्यूज, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है? 3 इयर्स सी ग्रो इन सन एंड सावर, उसी के एमसीक्यूज हैं अभी ये। पहला एमसीक्यूज है हु रोड द पोइम, ये पोइम किसने लिखी? तो विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा इस पोइम को लिखा गया है। अगला दूसरे नंबर का पॉइंट है द पोइम बिलोंग्स टू, ये जो पोइम है वो बिलोंग करती है किससे? लूसी पोइम से, यानी कि 5 लूसी पोइम लिखी गई थी विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा, तो उनमें से एक ये भी है। अनदर टाइटल ऑफ द पोइम इज, इस पोइम का अनदर टाइटल आपको बताना है, तो एजुकेशन ऑफ नेचर। अगला द पोइम वाज कंपोज्ड इन, ये जो पोइम है वो लिखी गई, कब लिखी गई? 1798 में इसको लिखा गया। और पब्लिश कब हुई थी? तो इट वाज पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलड, लिरिकल बैलड जो कि सेकंड एडिशन आया था इनका 1800 में, उसमें इसको पब्लिश कराया गया। पब्लिकेशन ईयर आपको बताना है, तो 1800, हमने बताया लिरिकल बैलड जो सेकंड एडिशन आया था 1800 में, उसी में इसको पब्लिश कराया गया था। सातवां क्वेश्चन है द पोइम वाज कंपोज्ड इन, ये जो पोइम है वो कहाँ कंपोज की गई? तो जर्मनी के हर्ज फॉरेस्ट में। टोटल नंबर ऑफ लाइन इन दी पोइम, इस पोइम में टोटल कितने लाइनों की ये पोइम है? तो 42 लाइनों की ये पोइम है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। टोटल नंबर ऑफ स्टेंजा, इस पोइम में टोटल स्टेंजा कितनी है? तो 7 स्टेंजा की पोइम है, टोटल 7 स्टेंजा है। और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? तो 6 लाइनों का प्रत्येक स्टेंजा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द राइम स्कीम ऑफ द पोइम, इस पोइम की राइम स्कीम क्या है? तो डबल ए बी डबल सी बी इसकी क्या है? राइम स्कीम है। लूसी इज पोर्ट्रेड एज, लूसी को पोर्ट्रेट यानी कि चित्रित किया गया है, किस रूप में चित्रित किया गया है दोस्त? तो प्रकृति की संतान के रूप में, यानी कि नेचर्स चाइल्ड, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 13 नंबर का क्वेश्चन है नेचर इज प्रेजेंटेड एज, प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो शिक्षिका और माँ के रूप में, टीचर एंड मदर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेचर अडॉप्ट्स लूसी एट द एज ऑफ, बोला गया है 14 नंबर पे, प्रकृति जो है वो लूसी को किस उम्र में अपनाती है? तो 3 वर्ष की अवस्था में अपनाती है लूसी को। अगला नेचर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लूसीज, 15 नंबर पे बोला गया है कि प्रकृति लूसी की किस चीज की जिम्मेदारी लेती है? तो शिक्षा और पालन पोषण की जिम्मेदारी लेती है, तो कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला नेचर गिव्स लूसी, ये जो प्रकृति है वो लूसी को क्या देती है? तो सुंदरता और सद्गुणों का उपहार देती है, गिफ्ट ऑफ ब्यूटी एंड वर्च्यू। नेचर एक्ट एज बोथ, 17 नंबर का पॉइंट है, प्रकृति इन दोनों के रूप में क्या कार्य, सॉरी, प्रकृति इन दोनों के रूप में कार्य करती है, कौन से दो चीजों के रूप में कार्य करती है? आवेग और नियम, इंपल्स एंड लॉ। अगला क्वेश्चन है हमारा द अनसीन पावर रेफर्स टू, ये जो अनसीन पावर है वो किसको रेफर किया गया? अदृश्य शक्ति का तात्पर्य किससे है? तो अनसीन पावर यहाँ पर किसको? नेचर, प्रकृति के लिए बोला गया है। अगला नेचर टीचेज लूसी थ्रो, जो प्रकृति है लूसी को किसके माध्यम से सिखाती है? तो प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से सिखाती है, नेचुरल ऑब्जेक्ट। अगला द पोइम एम्फेसाइजेज, 20 नंबर पे बोला गया है यह कविता किस बात पर जोर देती है? तो नैतिक विकास पर जोर देती है, मोरल डेवलपमेंट। अगला है लूसी लाइफ इज, लूसी की लाइफ है, लूसी का जीवन कैसा है? तो छोटा और अल्पकालिक दिखाया गया, प्री मेच्योर दिखाया गया। ठीक है, शॉर्ट एंड प्री मेच्योर। अगला लूसी डाइज, लूसी की मृत्यु कैसे होती है? तो समय से पहले ही हो जाती है, प्री मेच्योरली, समय से पहले। अगला आफ्टर लूसी डेथ द पोएट फील्स, 23 नंबर पे लूसी की मृत्यु के बाद कवि कैसा महसूस करता है? तो बड़ा लोनलीनेस महसूस करता है, अकेलापन महसूस होता है उसको। द पोएट रिमेंबर्स लूसी विद, 24 नंबर का क्वेश्चन है कि कवि लूसी को किस तरह याद करता है? तो स्वीट मेमोरीज की तरह याद करता है। स्वीट मेमोरीज क्या होती है? मीठी यादों के साथ, बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर यादों के साथ में याद करता है। लूसी बिल, लूसी होगी कैसी होगी? कब? नेवर रिटर्न, यानी कि लूसी विल नेवर रिटर्न, लूसी कभी भी उसके पास वापस नहीं आएगी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। हर मेमोरी गिव्स द पोइट, उसकी याद कवि को देती है, क्या देती है? आराम और सांत्वना देती है, कंफर्ट एंड कंसोलेशन, कंसोलेशन का मतलब होता है सांत्वना। अगला क्वेश्चन है हमारा द टोन ऑफ द पोइम इज, इस पोइम की टोन कैसी है? ट्रेजिक एंड लैरिकल है इस पोइम की टोन। 28 नंबर का क्वेश्चन है द पोइम इज लैरिकल बिकॉज,
कविता बहुत ज्यादा लिरिकल है, इसकी वजह क्या है? तो मधुर संगीत, स्वीट म्यूजिक, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 29 नंबर का देख लो, नेचर कंट्रोल्स लूसी फ्रॉम, प्रकृति लूसी को नियंत्रित करती है बुरे कामों से, जो इविल एक्शंस होते हैं उन कामों से वो नियंत्रित करती है। सेंट्रल थीम इज, 30 नंबर पे इसका मुख्य विषय है, तो मुख्य विषय क्या है? प्रकृति की शिक्षा और मृत्यु, यानी कि नेचर्स एजुकेशन एंड डेथ। लूसी सिंबलाइजेज, लूसी किस चीज की सिंबलाइज करती है? यानी कि लूसी प्रतीक है किस चीज का? इनोसेंस एंड ब्यूटी, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेचर्स रोल इज, प्रकृति का रोल कैसा है, प्रकृति की भूमिका कैसी है? सक्रिय शिक्षक की, एक्टिव एजुकेटर की। अगला 33 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोएम हाईलाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, कविता किन के बीच के संबंध को उजागर करती है? तो प्रकृति और मानव जीवन के बीच के संबंधों को उजागर करती है, नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। 34 नंबर का क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज, इस पोएम की लैंग्वेज कैसी है? तो कविता की भाषा जो है वो सरल और सुंदर है, सिंपल एंड ब्यूटीफुल। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन, दी फाइनल लाइन एक्सप्रेस, अंतिम पंक्तियां जो है वो क्या एक्सप्रेस करती हैं? तो क्षति और यादें, लॉस एंड रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस का मतलब होता है यादें। तो अब आपको मुझे लग रहा है बेहतरीन तरीके से लूसी पोएम यानी कि 3 years ago in sun and shower बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। दैन नेचर सेड अ लवलियर फ्लावर्स, बहुत प्यारी पोएम है, आप पढ़ोगे। और इसकी एक लाइन बहुत पूछी जाती है, सी शैल बी सपोर्टिव एज द फॉन, यानी कि हिरन के, वह हिरन के बच्चे के समान चंचल होगी, ध्यान बनाए रखना। चलो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत साथी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम बसवर्थ के द्वारा लिखी गई एक और पोएम जिसका नाम है दी थॉर्न। अगर हम थॉर्न की बात करते हैं तो इसको 1798 में लिखा गया था, और इसको लिरिकल बैलेड का जो फर्स्ट पब्लिकेशन आया था, फर्स्ट कलेक्शन आया था, उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हु इज द पोइट ऑफ द थॉर्न, द थॉर्न कविता का लेखक कौन है? तो दी थॉर्न के लेखक कौन है? विलियम बर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, इन विच ईयर बा दी थॉर्न रिटन, कौन सी साल दी थॉर्न को लिखा गया? हमने बताया ना 1798 में इसको लिखा गया। और दी थॉर्न वाज इंक्लूडेड इन विच कलेक्शन, दी थॉर्न को कौन से कलेक्शन में इंक्लूड किया गया? तो लिरिकल बैलेड में। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल कैरेक्टर इन द पोएम, जो मेन फीमेल कैरेक्टर होती है इस पोएम की, उसका क्या नाम होता है? तो मार्था रे इसका क्या होता है? नाम होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। हु वाज मार्था रेज लवर, जो मार्था रेज होती है उसका लवर कौन होता है, उसका प्रेमी कौन होता है? तो मार्था रे का प्रेमी कौन था? स्टीफन हिल था। क्या नाम था? सी स्टीफन हिल। एक एक चीज ध्यान बनाए रखना। अगला, What did Stephen Hill do on the wedding day? जो शादी के दिन स्टीफन हिल ने क्या किया? तो शादी के दिन स्टीफन हिल ने क्या करा था कि दूसरी औरत से शादी कर ली थी, है ना? मैरिड अनदर वुमेन, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 6 के बाद 7वें नंबर का अगर हम बात करें तो व्हाट हैपेंस टू मार्था रेज आफ्टर बेट्रायल, बेट्रायल का मतलब होता है धोखा देना। बोला गया है, एक मिनट, धोखे के बाद, धोखे के बाद मार्था रे के साथ क्या होता है? तो धोखे के बाद मार्था रे के साथ क्या होता है? सी बिकम्स मैड, वो पागल हो जाती है मार्था रे, ध्यान बनाए रखना। अगला, व्हाट इज द मिस्ट्री इन द पोएम, इस पोएम की मिस्ट्री क्या है, कविता में रहस्य क्या है? तो कविता में रहस्य है द डेथ ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की मौत, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द चाइल्ड बिलीव टू बी बरीड, माना जाता है बच्चे को कहाँ दफन किया गया है? तो ऐसा माना जाता है अंडर अ माउंड नियर अ थॉर्न ट्री, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। एक थॉर्न क्या होता है? एक कांटेदार पेड़ के लिए बोला जाता है, ध्यान बनाए रखना। दी थॉर्न लिखा है, तो जो थॉर्न होता है वो क्या होता है? एक कांटेदार पेड़ होता है। तो एक कांटेदार पेड़ के पास एक टीले के नीचे एक टीला था, ठीक है, माउंट था बना हुआ, उसी के नीचे उस पेड़ को क्या कर दिया गया, सॉरी उस बच्चे को क्या कर दिया गया? दफन कर दिया गया। और यहीं से इस पोएम का नाम निकल करके आया, दी थॉर्न।
अगला 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट स्ट्रेंज थिंग डू विलेजर्स नोटिस, गांव वालों ने कौन सी अजीब चीज देखते हैं। तो गांव वाले कौन सी अजीब चीज देखते हैं कि ग्रास ऑन द माउंट सीकिंग, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, टीले पर घास का हिलना। जिस टीले के नीचे उस बच्चे को दफनाया गया था उस टीले के ऊपर घास उगाई थी और वो घास अब हिल रही थी, सेकिंग कर रही थी। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज मार्था रे कीप क्राइंग, मार्था रे बार बार क्या चिल्लाती रही। तो मार्था रे बार बार चिल्ला रही थी ओ मिजरी, ओ मिजरी, सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, मिजरी का भी मतलब क्या होता है, दुख होता है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, हु नरेट्स द स्टोरी इन द पोएम, कविता में कहानी कौन सुनाता है। तो इस कविता में कहानी जो है वो एक ओल्ड सी कैप्टन होता है, तो वही इस कहानी को क्या कर रहा होता है, सुना रहा होता है, एन ओल्ड सी कैप्टन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 13 नंबर का, द थॉर्न ट्री सिंबलाइजेज, 13 नंबर पे बोला गया ये जो कांटेदार पेड़ होता है वो किसका प्रतीक होता है। तो ये जो है वो डिसोलेशन एंड अलाइनेशन का प्रतीक होता है। डिसोलेशन का मतलब होता है वीरानापन, एकदम वीरान जंगल, वीरान हो गया, कोई नहीं था। और अलाइनेशन का मतलब होता है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। ठीक है। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें जो माउंट होता है यानी कि वो टीला होता है, वो टीला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो नेचर्स टेंडरनेस को प्रतिनिधित्व करता है। अब ये क्या होता है, नेचर्स टेंडरनेस का मतलब होता है प्रकृति की कोमलता। अगला क्या है, द पोएम द थॉर्न एज, यानी कि कविता में द थॉर्न एक क्या है। तो ये क्या है, एक लैरिकल बैलड है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैरिकल बैलड है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं कि कौन कौन से इसके वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, दी थॉर्न इज एन इंपॉर्टेंट पोएम बाय विलियम बर्ड्सवर्थ, विलियम बर्ड्सवर्थ की कविता दी थॉर्न एक महत्वपूर्ण कविता है। दूसरे नंबर का पॉइंट है हमारा, बोला गया है इट वाज रिटन इन द ईयर 1798, ये कविता सन 1798 में लिखी गई थी। तीसरे नंबर का पॉइंट है, इट वाज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लैरिकल बैलड, इसे लैरिकल बैलड्स के जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें इसको शामिल किया गया। अगला पॉइंट है हमारा, द पोएम इज अ लिरिकल बैलड बाय विलियम बर्ड्सवर्थ। अच्छा, ये जो कविता है विलियम बर्ड्सवर्थ की एक लिरिकल बैलड है। पांचवा पॉइंट है, इट टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ वुमन नेम्ड मार्था रे, इसमें मार्था रे नामक एक स्त्री की दुखद कहानी इस पूरी की पूरी पोएम में बताई गई है। और 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मार्था रे वाज बेट्रेड बाय हर लवर स्टीफन हिल, मार्था रे को उसके प्रेमी स्टीफन हिल ने धोखा दिया। स्टीफन हिल मैरिड अनदर वुमन ऑन द वेडिंग डे, बोला गया कि स्टीफन हिल ने विवाह के दिन ही किसी दूसरी स्त्री से शादी कर ली। 8वें नंबर का पॉइंट है देखो, द बेट्रायल ड्राइव्स मार्था रे इनटू मैडनेस, इसके बाद इस विश्वासघात ने मार्था रे को पागलपन की स्थिति में पहुंचा दिया। 9 नंबर का पॉइंट है, अ चाइल्ड इज बोर्न टू मार्था रे बट इट्स डेथ रिमेन्स ऑन मिस्ट्री, बोला गया है कि मार्था रे को एक बच्चा होता है, यानी कि जो मार्था रे होती है वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसकी मृत्यु रहस्य बनी रहती है अंत तक। अगला, इट इज बिलीव्ड दैट द चाइल्ड इज बरीड अंडर अंडर अ माउंट नियर अ थॉर्न ट्री, ऐसा माना जाता है कि उस बच्चे को एक कांटेदार पेड़ के पास स्थित टीले के नीचे दफनाया गया था। अगला 11 नंबर का पॉइंट देखो, द विलेजर्स आर फ्राइटेंड व्हेन द माउंट अपीयर टू शेक, गांव वाले डर जाते हैं जब वह टीला हिलता हुआ दिखाई देता है। अगला 12 नंबर का पॉइंट, मार्था रे इज ऑफन सीन सिटिंग अंडर द थॉर्न ट्री क्राइंग इन मिजरी, जो मार्था रे होती है वो अक्सर उस कांटेदार पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए उसको देखा जा सकता है। 13 नंबर का पॉइंट देखो, हर रिपीटेड क्राई इज ओ मिजरी, ओ मिजरी, उसकी बार बार की पुकार
होती है। ओहो दुख भाई, यही शब्द निकल रहे होते हैं। अगला, द थॉर्न ट्री, पॉन्ड एंड माउंड आर सिंबल्स ऑफ नेचर। जो कांटेदार पेड़ होता है वो तालाब और टीला यानी कि नेचर प्रकृति का प्रतीक है। अगला पॉइंट देखो क्या है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द स्टोरी इज नरेटेड बाय एन ओल्ड सी कैप्टन ऑफ द नेबरहुड। यह कहानी, जो ये कहानी है, इस कहानी का वर्णन पड़ोस के एक वृद्ध होते हैं, वृद्ध समुद्री कप्तान कह सकते हो, यानी कि ओल्ड सी कैप्टन होते हैं, उनके द्वारा इस कहानी का वर्णन किया जाता है, सुनाई जाती है। 16 नंबर का पॉइंट, द थॉर्न रिप्रेजेंट्स डेसोलेशन एंड अलाइनेशन। कांटेदार पेड़ यानी कि थॉर्न अकेलेपन और निराशा का प्रतीक है। अगला 17 नंबर का पॉइंट देखो क्या कहा गया है। बोला गया है, द माउंट सिंबलाइजेज नेचर्स टेंडरनेस टुवर्ड ह्यूमन सफरिंग। ये जो माउंट है, टीला है, वो मानव पीड़ा के प्रति प्रकृति की करुणा को दर्शाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम बसवर्थ का एक और सोनेट जिसका नाम है कंपोज्ड अपॉन बेस्ट मिस्टर ब्रिज। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, कंपोज्ड अपॉन बेस्ट मिस्टर ब्रिज इज अ, ये क्या है? तो ये एक सोनेट है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द पोइट इज डीपली टच्ड बाय द ब्यूटी ऑफ, ये जो पोइट है, कवि है, की सुंदरता से बहुत प्रभावित है। तो किसकी सुंदरता से इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित है? लंदन की सुंदरता से। तो ब्यूटी ऑफ लंदन यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला, हाउ डज द स्काई अपीयर इन द पोएम। बोला गया है कि कविता में आसमान कैसा दिखाई देता है? तो कविता के अंदर जो आसमान है वो स्मोकलेस है। सी ऑप्शन हो जाएगा, धुआं रहित। चौथे नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोइट ही हैज नेवर सीन सच अ ब्यूटी इन। बोला गया है कवि के अनुसार उसने किस में, यानी कि घाटियों, चट्टानों और पहाड़ियों में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। यानी कि ही हैज नेवर सीन सच ब्यूटी इन वैलीज, रॉक्स एंड हिल्स। ठीक है, तो इनमें उन्होंने इस तरीके की सुंदरता कभी नहीं देखी। किन चीजों में? घाटियों में, चट्टानों में और पहाड़ियों में। अगला 5वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट फीलिंग इज डोमिनेंट इन द पोएम। इस पोएम के अंदर कौन सा प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, प्रमुख है? तो शांति यानी कि कामनेस। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है, हाउ डज द सिटी अपीयर इन द अर्ली मॉर्निंग, कि सुबह सवेरे शहर कैसा दिखाई देता है? तो सोता हुआ दिखाई देता है, स्लीपिंग। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, नेवर सा आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप एक्सप्रेस द पोइट्स। ये जो लाइन है वो कवि के किस तरीके के विचार को व्यक्त करती है? तो गहरी शांति पर आश्चर्य, यानी कि सरप्राइज एट डीप कॉमनेस। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम इन द पोएम। इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी, बी ए बी, बी ए, सी डी सी डी सी डी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का। बोला गया द पोएम प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन, यानी कि ये जो कविता है के बीच एक विरोधाभास प्रस्तुत करती है। तो किन चीजों के बीच? दिन में व्यावसायिक हलचल और शांत सुबह के बीच में जो है वो विरोधाभास प्रस्तुत करती है। डे टाइम कॉमर्शियल एक्टिविटी एंड पीसफुल मॉर्निंग। जब दिन होता है तो कॉमर्शियल एक्टिविटी होने लगती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, लेकिन सुबह में बहुत ज्यादा पीसफुल होता है। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। बोला गया है, द रिवर, क्या बोला? द रिवर ग्लाइडेथ एट हिज ओन स्वीट बिल। ये दर्शाती है कि नदी है, तो नदी कैसी आ जाती फ्लोइंग फ्रीली का मतलब होता है आजादी से बहती हुई। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है,
द वेरी हाउस सीम asleep इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका उदाहरण है? तो ये जो एग्जाम्पल है वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, यानी कि मानवीकरण का। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल दैट माइटी हियर्स, ऑल दैट माइटी हर्ट इज लेइंग स्टिल रेफर्स टू, ये किस चीज को रेफर करता है? तो या ये कह सकते हो ये जो लाइन है इसका संदर्भ किससे है? तो लंदन शहर से है, यानी कि सिटी ऑफ लंदन। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब हम लोग वन लाइनर एमसीक्यूज देख लेते हैं, वन लाइनर जो एग्जाम की पॉइंट्स हैं उनको। पहली लाइन है, बोला गया कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज अ सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज है ये एक सोनेट है और जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। दूसरे नंबर का पॉइंट है, द पोएम डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ लंदन इन द अर्ली मॉर्निंग। इस कविता में सुबह के समय लंदन शहर की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तीसरा पॉइंट है, द पोएट इज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द काम एंड साइलेंट सिटी। बोला गया है कि कवि इस शांत और शांतिपूर्ण शहर से बहुत प्रभावित होता है। चौथे नंबर का पॉइंट, द स्काई अपीयर्स क्लियर एंड स्मोकलेस इन द पोएम। कविता में आकाश साफ और बिना धुएं के दिखाई देता है। पांचवें नंबर का पॉइंट देखो क्या कहता है, वर्ड्सवर्थ क्लेम्स ही हैज नेवर सीन सच ब्यूटी इन नेचर बिफोर। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उन्होंने इससे पहले इतनी सुंदरता कभी नहीं देखी। 6 नंबर का, द सिटी ऑफ लंदन इज पर्सोनिफाइड एज अ स्लीपिंग बीन। लंदन शहर को एक सोते हुए जीव के रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी कि यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। 7वें नंबर का पॉइंट है, द एटमॉस्फेयर ऑफ द पोएम इज पीसफुल एंड फुल ऑफ कामनेस। कविता का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ज्यादा शांत और स्थिर है। 8वें नंबर का पॉइंट है, द रिवर फ्लोज फ्रीली सिंबलाइजिंग नेचुरल हार्मनी। नदी स्वतंत्र रूप से बहती है जो प्रकृति के संतुलन को दर्शाती है। 9 नंबर का पॉइंट है, नेवर सा आई नेवर फेल्ट, नेवर सा आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप हाईलाइट डीप ट्रैंक्विलिटी। बोला गया है कि इस पंक्ति में गहरी शांति को व्यक्त किया गया है। वो कहता है मैंने कभी नहीं देखा और मैंने कभी भी महसूस भी नहीं किया है इतनी ज्यादा शांति, ठीक है, इतनी ज्यादा सुंदरता। तो विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ की शांति और सुंदरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, इस लाइन से यही पता लग रहा है। अगला 10 नंबर का पॉइंट क्या है, बोला गया द पोएम कंट्रास्ट द बिजी कॉमर्शियल सिटी विद इट्स क्वाइट मॉर्निंग स्टेट। यह कविता एक व्यस्त शहर की तुलना उस शांत सुबह से करती है। 11 नंबर का पॉइंट, द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी, ये इसकी राइम स्कीम है। 12 नंबर का पॉइंट देख लो, द हाउस आर डिस्क्राइब्ड एज अ स्लीप शोइंग पर्सोनिफिकेशन। घरों को सोते हुए बताया गया है जो कि मानवीकरण किया गया है, यानी कि घर नहीं सो रहे हैं, घर में रहने वाले लोग सो रहे हैं। द माइटी हार्ट रेफर्स टू द सिटी ऑफ लंदन। माइटी हार्ट लंदन शहर के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि लंदन में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा माइटी हार्ट हैं, शक्तिशाली हृदय के हैं। अगला 14 नंबर का पॉइंट, द पोएम सेलिब्रेट द यूनियन ऑफ नेचर एंड अर्बन ब्यूटी। यह कविता प्रकृति और शहर की सुंदरता के मेल की प्रशंसा करती है कि दोनों की सुंदरता बहुत बेहतरीन है। अगला बोला गया द टोन ऑफ द पोएम इज एडमायरिंग एंड रिफ्लेक्टिव। कविता का भाव प्रशंसा और गहन चिंतन से भरा हुआ है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोएम जिसका नाम है टू अ स्काईलार्क। अगर हम टू अ स्काईलार्क की बात करते हैं तो इसको कब लिखा गया, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, टू अ स्काईलार्क कब लिखी गई? 1825 में इसको लिखा गया है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दी पोएम टू अ स्काईलार्क पब्लिश्ड इन, लेकिन ये पब्लिश कब हुई? तो 1827 में इसको पब्लिश कराया गया, ध्यान बनाए रखना। अगला तीसरा क्वेश्चन है, दी पोएम मेनली डिस्क्राइब्स दी, यानी कि ये जो पोइम है, कविता है, मुख्य रूप से स्काईलार्क जो एक पक्षी होता है
तो किसकी उसकी विशेषताओं का वर्णन करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। तो इस पोइम में मुख्य रूप से स्काईलार्क पक्षी की विशेषताएं बताई गई हैं। अगला चौथे नंबर का पॉइंट है हमारा, वेयर डज द स्काईलार्क सोर। स्काईलार्क कहाँ ऊंची उड़ान भरता है। SOAR का मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना। तो हाई इन द स्काई, आकाश में ऊंची उड़ान भरता है। पांचवा पॉइंट है, व्हाट डज द स्काईलार्क डू व्हाइल सोरिंग। ऊंची उड़ान भरते समय स्काईलार्क क्या करता है। तो स्काईलार्क गाता है, सिंग्स। जब वो ऊंची उड़ान भर रहा होता है तो वो चहचहा रहा होता है, यानी कि सिंगिंग कर रहा होता है, गा रहा होता है। इवन व्हाइल इन द स्काई द स्काईलार्क कीप्स इट्स हार्ट एंड आई ऑन इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड। बोला गया है आसमान में होते हुए भी स्काईलार्क अपना दिल और नजरें जो है जमीन पर बने अपने घोंसले पर ही टिकाए रहता है। तो कौन सा हो जाएगा, इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सातवें नंबर का पॉइंट है, वेन द स्काईलार्क रिटर्न्स टू इट्स नेस्ट इट। बोला गया है कि जब स्काईलार्क अपने घोंसले में लौटता है तो वह अपने पंख समेट लेता है और गाना बंद कर देता है, यानी कि फोल्ड इट्स विंग्स, अपने पंखों को फोल्ड कर लेता है, समेट लेता है, एंड स्टॉप सिंगिंग, और गाना बंद कर देता है, सी ऑप्शन। आठवें नंबर का पॉइंट है हमारा, द स्काईलार्क सिंग्स। स्काईलार्क गाता है, क्या गाता है, पूरे साल भर। तो ऑल द ईयर राउंड का मतलब होता है पूरे पूरे साल भर वो गाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, द स्काईलार्क कंपेयर टू। यहाँ पर स्काईलार्क की तुलना किससे की गई है, तो बुद्धिमान लोगों से की गई है, वाइज मैन, सी ऑप्शन। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज दी नाइटिंगल सिंग। नाइटिंगल कहाँ गाती है, तो घने जंगल में गाती है, इन अ सैडी वुड, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, द स्काईलार्क एंजॉयज द प्राइवेसी ऑफ। स्काईलार्क जो है वो एकांतता पसंद करती है, प्राइवेसी पसंद करती है, तो किसकी, यानी कि स्काईलार्क को शानदार रोशनी की, यानी कि एंजॉय द प्राइवेसी ऑफ ग्लोरियस लाइट। तो क्या भरा जाएगा, सी। स्काईलार्क को ग्लोरियस लाइट की प्राइवेसी पसंद है, मतलब शानदार रोशनी की एकांतता उसे बहुत ज्यादा पसंद है। 12 नंबर का क्या है, द स्काईलार्क बिकम्स अ सिंबल ऑफ विजडम। ये जो स्काईलार्क है वो ज्ञान का प्रतीक बन जाता है। अगला सिंबल ऑफ विजडम कहलाता है। अगला 13 नंबर पे, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है, कविता का मुख्य विचार क्या है, तो घर और स्वर्ग का मिलन, यानी कि यूनियन ऑफ होम एंड हेवन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एथरियल मिस्ट्रल पिलग्रिम्स द पिलग्रिम ऑफ द स्काई रेफर्स टू। तो एथरियल मिस्टर पिलग्रिम्स ऑफ द स्काई का संदर्भ से है, किससे, स्काईलार्क से है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। किसके लिए बोला गया है, स्काईलार्क के लिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, देखो बोला गया है, द स्काईलार्क रिप्रेजेंट दोज हुज। स्काईलार्क उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो ऊंची उड़ान भरते हैं लेकिन घर से जुड़े रहते हैं। ठीक है, सोर हाई बट रिमेन कनेक्टेड टू होम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट। देखो इसके वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, टू आ स्काईलार्क इज अ पोएम बाय विलियम बर्ड्सवर्थ। टू आ स्काईलार्क जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई, विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा। द पोएम इज रिटन इन 1825, पब्लिश्ड कब हुई, 1827 में। द पोएम डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इस पोएम के अंदर स्काईलार्क पक्षी की विशेषताएं बताई गई हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, विशेषताएं। पांचवा पॉइंट है हमारा, द स्काईलार्क सोर्स हाई इन द स्काई। ये जो स्काईलार्क है आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भरती है। इट सिंग्स व्हाइल फ्लाइंग इन द एयर, ये हवा में उड़ते हुए गाती है। सातवां पॉइंट है, इवन इन द स्काई इट कीप्स इट्स हार्ट एंड आईज ऑन इट्स नेस्ट। बोला गया है कि आसमान में होने पर भी इसका दिल और नजरें अपने घोंसले पर टिकी रहती हैं। आठवां पॉइंट है, द नेक्स्ट ऑफ द स्काई द नेस्ट ऑफ द स्काईलार्क इज ऑन द ग्राउंड, यानी कि स्काईलार्क का घोंसला जमीन पर होता है। अगला बोला गया है, इट रिटर्न्स टू इट्स नेस्ट एट इट्स ओन विल, यह अपनी मर्जी से अपने घोंसले में लौट आती है। 10 नंबर का पॉइंट देखो क्या बोला गया है, द स्काईलार्क फोल्ड
folds its wings and stops singing at rest. आराम करते समय स्काईलार्क अपने पंख समेट लेती है और गाना बंद कर देती है। 11 नंबर का पॉइंट है, इट्स सॉन्ग कैन बी हियर्ड इवन व्हेन इट इज हाई इन द स्काई। जब ये आसमान में बहुत ऊंचाई पर होती है तब भी इसका गाना सुना जा सकता है। अगला 12 नंबर का, द स्काईलार्क सिंग्स थ्रू आउट द ईयर। स्काईलार्क पूरे साल गाती रहती है। 13 नंबर का पॉइंट है, इट इज कंपेयर टू वाइस मैन ऑन अर्थ। इसकी तुलना धरती पर रहने वाले बुद्धिमान लोगों से की गई है। 14 नंबर का पॉइंट है, द नाइटिंगेल सिंग्स इन अ सैडी वुड। बुलबुल यानी कि नाइटिंगेल किसी घने और छायादार जंगल में गाती है। 15 नंबर का पॉइंट है, द स्काईलार्क एंजॉयज द प्राइवेसी ऑफ ब्राइट ग्लोरियस लाइट। स्काईलार्क तेज और शानदार रोशनी के एकांत का आनंद लेती है। 16 नंबर का पॉइंट है, द स्काईलार्क बिकम्स अ सिंबल ऑफ विजडम। स्काईलार्क बुद्धिमानी का प्रतीक बन जाती है। 17 नंबर का पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट्स बैलेंस बिटवीन हाई आइडियल एंड होम लाइफ। बोला गया है कि ये ऊंचे आदर्शों और घरेलू जीवन के बीच संतुलन को दर्शाती है। 18 नंबर का पॉइंट है, द पोएम हाइलाइट्स द यूनियन ऑफ हेवन एंड होम। यह कविता स्वर्ग और घर के मिलन को उजागर करती है। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं 19 नंबर पे, एथरियल मिस्ट्रल रेफर्स टू द स्काई लार्क। एथरियल मिस्ट्रल शब्द स्काई लार्क के लिए इस्तेमाल किया गया है। और 20 नंबर पे, द टोन ऑफ द पोएम इज एडमायरिंग एंड फिलोसफिकल। बोला गया है इस कविता का अंदाज तारीफ करने वाला और दार्शनिक है।